दोस्तों, इसके पहले भी रिद्धि और उसकी ननंद दामन की कहानी 3 पार्ट में पब्लिश की जा चुकी है, लेकिन बहुत से फॉलोवर डिमांड कर रहे हैं कि पूरी कहानी एक पार्ट में पब्लिश की जाए। इसलिए पब्लिक डिमांड पर तीनों पार्ट्स एक साथ मिलाकर वीडियो पब्लिश की जा रही है, जिसमें पूरी कहानी एक साथ है। रिद्धि की ननंद दामन को देखने लड़के वाले आ रहे थे। रिद्धि अपनी ननंद को लेकर तैयार करवाने के लिए पार्लर गई थी और वहां से दामन और रिद्धि लड़के वालों के आने के थोड़ी देर पहले ही वापस आ गए थे। दामन को बहुत अच्छे से रिद्धि ने तैयार करवाया था। लड़के वाले आ चुके थे और दामन उन्हें पसंद आ चुकी थी। उन्होंने अपनी तरफ से हाँ कर दी थी और बोला कि परसों शुभ दिन है, वह लोग आकर दामन का रोका कर जाएंगे और घर पर ही दामन और उनका बेटा शक्ति एक दूसरे को अंगूठी पहना देंगे। ज़्यादा बड़ा फंक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। घर में सब बहुत खुश थे कि लड़के वालों को एक बार में ही दामन पसंद आ गई थी, लेकिन रिद्धि ने जब से लड़के को देखा था उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि यह लड़का दामन के लिए सही नहीं है। रिद्धि बहुत परेशान सी लग रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। एकाएक रात में रिद्धि जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी, वह लड़का दामन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं दामन की शादी शक्ति के साथ कभी नहीं होने दूंगी। यह शादी नहीं हो सकती। सबको लगा एकाएक रिद्धि को क्या हो गया है। घर में सब परेशान हो गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रिद्धि तो शक्ति को जानती भी नहीं थी। घर वालों ने रिद्धि से दिमाग पर जोर डालने के लिए कहा और बोला, ठीक से सोचकर बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि शक्ति सही लड़का नहीं है? हमने पूरी जांच पड़ताल की है उसके बारे में। अच्छे घर से है, हमारे जाति बिरादरी से है, हमारे कई रिश्तेदार उसे जानते हैं। ऐसी कोई खराबी तो उसमें नहीं है। रिद्धि ने बोला, पता नहीं, मैं तो शक्ति को जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दामन और शक्ति की शादी नहीं होनी चाहिए। रिद्धि पिछले 10 सालों से उस घर की बहू थी और बहुत अच्छे से उसने घर को संभाला था। दामन को वह अपनी छोटी बहन समझती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। इसलिए ससुराल वालों को उसके ऊपर पूरा भरोसा था कि अगर वह ऐसा कुछ बोल रही है तो एक बार और जांच पड़ताल कर लेते हैं। आखिर दामन की पूरी जिंदगी का सवाल है। दामन के माँ बाप और रिद्धि के पति यानी कि दामन के भाई व्योम सब ने अपनी अपनी तरफ से शक्ति की जांच पड़ताल करवानी शुरू कर दी, पर हर तरह से शक्ति और उसके परिवार को सही पाया गया। इसलिए रिद्धि के ससुराल वालों ने बोला, रिद्धि बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। शक्ति हर तरह से दामन के काबिल है, इसलिए अब शक्ति और दामन का रोका और सगाई तो होगी। तुम अपने दिमाग से यह गलतफहमी निकाल दो। रिद्धि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिद्धि के मायके से भी जांच पड़ताल करवाई गई थी कि क्या पता वह लोग शक्ति को जानते हो और रिद्धि ने कभी उसे देखा हो, इसलिए वह ऐसा बोल रही है, पर उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन रिद्धि के मायके वालों ने भी साफ मना कर दिया कि वह शक्ति को नहीं जानते। निश्चित दिन पर लड़के वाले अपने समय पर आ चुके थे और अब दामन का रोका होना था और उसके बाद शक्ति और दामन की सगाई होनी थी। रिद्धि बेमन से सारी तैयारियां कर रही थी, क्योंकि वह जैसे ही शक्ति को देखती थी उसे बहुत जोर का गुस्सा आता था। उसे ऐसा लगता था कि शक्ति को वह जोर जोर से मारे और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दामन और शक्ति का रोका हो चुका था और अब शक्ति दामन को सगाई की अंगूठी पहनाने जा रहा था कि एकाएक रिद्धि ने शक्ति के हाथ से अंगूठी छीन ली और उसे फेंक दिया और बोला, निकल जा इस घर से बाहर। मैं तुझे दामन की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी।
तेरी औकात नहीं है दामन से शादी करने की। तेरे सारे कुकर्म दुनिया के सामने जरूर आएंगे। इतनी आसानी से तू बच नहीं पाएगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरा सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने जरूर लाऊंगी। और अगर हो सका तो मैं खुद तुझे तेरे किए की सजा दूंगी। तैयार हो जा अपने किए गए कर्मों की सजा भुगतने के लिए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रिद्धि अचानक क्या बोल रही है। सब लोग हैरान थे कि एकाएक रिद्धि बेहोश होकर गिर गई। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दामन के माँ बाप ने लड़के वालों से माफ़ी मांगी और बोला, हमारी बहू शायद बीमार है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में है, हमें उसको डॉक्टर को दिखाना होगा। आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, पता नहीं इसे क्या हो गया है। अब यह सब सगाई कुछ दिनों के बाद ही हो पाएगी। पहले हम इसे डॉक्टर से दिखा लेते हैं। शक्ति अपने माँ बाप के साथ वापस लौट चुका था। शक्ति और उसके घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि रिद्धि ऐसा अजीब व्यवहार उनके साथ क्यों कर रही है। रिद्धि के ऊपर पानी के छींटे डालने पर वह होश में आई। उसने बोला, मुझे क्या हो गया है? क्या हुआ? दामन और शक्ति की सगाई हो गई क्या? तो रिद्धि की सासू माँ ने बोला, सगाई क्या होनी है, तूने तो अच्छा खासा तमाशा कर दिया लड़के वालों के सामने। पता नहीं वालों क्या सोच रहे होंगे। पता नहीं अब वह दामन से शादी करेंगे भी या नहीं, या क्या फितूर चढ़ गया है तेरे दिमाग में। इतनी तो जांच पड़ताल करवा ली शक्ति की, उसके बाद भी तू उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए जा रही है। अरे शक्ति एक अच्छा लड़का है, तू मान क्यों नहीं लेती? माना कि तू दामन का भला चाहती है, लेकिन इस तरह की बातें करके तू दामन का भला नहीं कर रही, बल्कि उसकी ज़िंदगी खराब कर रही है। शक्ति इतना अच्छा लड़का है, इतनी अच्छी सैलरी है उसकी, इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, माँ बाप का इकलौता बेटा है, एक ही बहन है, वह भी शादीशुदा, अच्छी खासी संपत्ति है माँ बाप के पास। और क्या चाहिए हमें अपनी दामन के लिए? लेकिन पता नहीं क्यों तू यह रिश्ता होने ही नहीं दे रही है। तू तो कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकती, फिर आज तुझे क्या हो गया है? रिद्धि ने बोला, पता नहीं, मुझे तो ठीक से कुछ याद भी नहीं। व्योम ने रिद्धि को सब कुछ याद दिलाया कि किस तरह से उसने शक्ति और उसके घर वालों की बेइज्जती की। रिद्धि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने यह सब कुछ क्यों किया। रिद्धि की सासू माँ ने बोला, बेटा मुझे लगता है यह दामन से कुछ ज़्यादा ही अटैच है, और यह दोनों ननंद भाभी ज़्यादातर वक्त साथ बिताती हैं, और दामन के से बिछड़ने की टेंशन में रिद्धि ऐसी हरकतें कर रही है। तू इसे एक बार किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखा ला, नहीं तो यह ऐसे ही फिजूल की बातें करती रहेगी। आखिर हमें भी तो पता चले कि इसे क्या हुआ है। व्योम को अपनी माँ की बात ठीक लगी और वह रिद्धि को लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया। साइकियाट्रिस्ट ने रिद्धि का पूरा चेकअप किया, उसकी अच्छे से काउंसलिंग की, पर उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। रिद्धि में किसी तरह के कोई विकार के लक्षण नहीं दिख रहे थे, वह पूरी तरह से नॉर्मल थी। साइकियाट्रिस्ट ने बोला, आपकी पत्नी पूरी तरह से नॉर्मल है, इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है ज़्यादा टेंशन की वजह से इन्होंने थोड़ी बहुत बहकी बहकी बातें कर दी हों, जो कि बहुत नॉर्मल है। अक्सर काम के प्रेशर में या नींद नहीं पूरी होने की वजह से ऐसा हो जाता है। इन्हें किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, बस आराम करने दीजिए, बाकी तो सब कुछ मुझे ठीक ही लग रहा है। व्योम रिद्धि को लेकर घर आ गया और अपने मम्मी पापा को सारी बात बता दी कि रिद्धि पूरी तरह से नॉर्मल है। और अब तो घर में सबको लगने लगा कि आखिर रिद्धि अपनी ननद दामन के साथ ऐसा क्यों कर रही है। आखिर क्यों वह दामन की शादी नहीं होने देना चाहती। खैर, रिद्धि की सासू माँ ने पूरी तरह से उसे आराम करने के लिए कहा और व्योम से भी कहा कि वह 1 हफ्ता छुट्टी ले ले और रिद्धि को अच्छे से ख्याल रखे, उसे घुमाए फिराए, उसे किसी तरह का मेंटल प्रेशर नहीं होने दे, ताकि वह पूरी तरह से नॉर्मल रहे और दामन और शक्ति की सगाई हो सके। व्योम ने अपने ऑफिस से
1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। 1 हफ्ता रिद्धि और व्योम ने पूरा अच्छे से एंजॉय किया। रिद्धि पूरी तरह से नॉर्मल थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1 हफ्ते के बाद रिद्धि के सास ससुर ने शक्ति के माँ बाप से बात करके रिद्धि की गलती के लिए दोबारा माफ़ी मांगी और उन्हें सगाई के लिए घर बुलाया और बोला कि हमारी बहू रिद्धि बहुत मेंटल प्रेशर में थी, उसके ऊपर काम का बहुत बोझ पड़ गया था, इसलिए वह ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगी थी। अब वह पूरी तरह से ठीक है, आप लोग घर आ जाइए और सगाई कर लेते हैं। अगले दिन शक्ति दोबारा अपने माँ बाप के साथ दामन के घर दामन से सगाई करने के लिए आ चुका था। दामन भी शक्ति को देखकर खुश हुई, क्योंकि वह मन ही मन शक्ति को पसंद करने लगी थी। इस बार रिद्धि ने सोच लिया था कि वह पूरी तरह से खुद पर काबू रखेगी, क्योंकि सच यही है कि वह शक्ति को नहीं जानती है। पता नहीं क्यों शक्ति को देखने के बाद वह आपे से बाहर हो जाती है और ऐसी हरकतें करने लगती है कि उसे खुद याद नहीं रहता कि वह क्या कर रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, शक्ति आ चुका था। दोबारा वह दामन को अंगूठी पहनाने जा ही रहा था, पर इस बार तो रिद्धि ने सारी हदें ही पार कर दी। उसने जाकर शक्ति को एक जोरदार तमाचा लगा दिया और बोला, तुझे तेरे किए का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। तू इतना बड़ा पाप करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। यह सब बोलते हुए रिद्धि की आवाज़ बहुत भारी हो रही थी। बहुत अजीब सी आवाज़ में रिद्धि ऐसी बातें कर रही थी जिसे सुनकर सब बहुत डर गए थे। शक्ति और उसके घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। इस बार तो शक्ति और उसके घर वाले बिल्कुल गुस्सा हो गए और शक्ति के माँ बाप ने बोला, हम यह शादी नहीं करेंगे। आपकी बहू बार बार हमारे बेटे की बेइज्जती करती है। इस बार तो उसने हद ही कर दी, मेरे बेटे पर हाथ उठा दिया। अब तो यह रिश्ता नहीं हो सकता। आखिर हमारी भी कुछ इज्जत है। दामन, व्योम और उसके माँ बाप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रिद्धि कैसा पागलपन दिखा रही थी और क्यों। आज तक पिछले 10 सालों में रिद्धि ने कभी ऐसा नहीं किया था। फिर एकाएक उसे क्या हो गया था। शक्ति के घर वाले शक्ति को लेकर रिश्ता तोड़कर जाने लगे तो रिद्धि ने दोबारा शक्ति को पीछे से पकड़ लिया और बोला, तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुझे तेरे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, या तो कानून से या तो मैं खुद तुझे दूंगी, लेकिन तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। शक्ति अपना हाथ रिद्धि से छुड़ाना चाहता था, लेकिन रिद्धि की पकड़ इतनी तेज थी कि शक्ति अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रहा था। व्योम ने बहुत जोर से रिद्धि को एक थप्पड़ लगा दिया, लेकिन रिद्धि टस से मस नहीं हुई और उसने शक्ति का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि इस बार तो उसने अपने दूसरे हाथ से शक्ति की गर्दन पकड़कर उसे उठा दिया, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए कि रिद्धि को यह क्या हो गया है और एकाएक उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि उसने एक 6 फुट के आदमी को अपने एक हाथ से गर्दन पकड़कर ऊपर उठा दिया है। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि दामन की भाभी रिद्धि अपने होश में नहीं थी और दामन से सगाई करने के लिए आए शक्ति को उसने गर्दन पकड़कर हवा में ऊपर उठा रखा था और बोल रही थी, तुझे तेरे गुनाहों का हिसाब करना ही पड़ेगा। सब लोग हैरान थे कि एक दुबली पतली सी लड़की एक 6 फुट लंबे चौड़े इंसान को एक हाथ से गर्दन पकड़कर हवा में कैसे उठा सकती है। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। रिद्धि ने शक्ति को हवा में लटकाया हुआ था और उसे बोल रही थी, चुपचाप से अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो आज मैं तेरी जान ले लूँगी। शक्ति और उसके माँ बाप परेशान हो गए थे और शक्ति रिद्धि के हाथ जोड़ रहा था। प्लीज़ भाभी, मुझे नीचे छोड़ दीजिए। आप यह क्या बातें बोल रही हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं किस गुनाह को कबूल कर लूँ। और रिद्धि के सास ससुर भी रिद्धि को समझा रहे थे, बेटा
या तू क्या कर रही है? व्योम अपनी पूरी ताकत लगा रहा था शक्ति का गला रिद्धि से छुड़वाने के लिए, लेकिन रिद्धि को वह हिला भी नहीं पा रहा था। उसके अंदर कोई अजीब सी ताकत आ चुकी थी और उसकी आवाज़ भी बहुत भारी हो चुकी थी। साफ पता चल रहा था कि रिद्धि अपने काबू में नहीं है, बल्कि उसके ऊपर किसी का साया है। व्योम और उसके घर वाले यह सारी बातें नहीं मानते थे, लेकिन अब तो सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। अभी तक तो रिद्धि बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसे क्या हो गया? दामन भी चुपचाप कोने में खड़ी होकर यह सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी, आखिर भाभी उसे इतना प्यार करती हैं, फिर वह शक्ति के साथ उसकी शादी क्यों नहीं होने दे रही? क्या हो गया है उनको? शक्ति अब बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन रिद्धि उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि लगातार बोल रही थी, अपना गुनाह कबूल कर, नहीं तो अंतिम सांस लेने के लिए तैयार हो जा। वह किसी के काबू में नहीं आ रही थी। शक्ति ने अब हाथ जोड़ दिए और बोला, कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। यह सुनते ही रिद्धि बहुत ज़ोर से हंसने लगी और बोली, वाह, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? कैसे? शक्ति, तुमने तो मेरे साथ जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया था, भूल गए तुम? अब शक्ति को डर लगने लगा था और उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि रिद्धि अपने होश में नहीं है, बल्कि रिद्धि के ऊपर आंचल का साया है। शक्ति को समझ में आ गया था कि अगर उसने रिद्धि की बात नहीं मानी तो आज उसका मरना तय है। उसने बोला, कौन हो तुम? आंचल? और रिद्धि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोला, आखिर पहचान ही लिया तुमने मुझे, देर से सही, पहचाना तो सही। हाँ, मैं आंचल ही हूँ। चलो अब जल्दी से अपना गुनाह कबूल करो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शक्ति ने बोला, हाँ, मैं अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो। व्योम, उसके मम्मी पापा और दामन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। कौन आंचल और रिद्धि उसे कैसे जानती है? रिद्धि ने शक्ति को नीचे उतार दिया। शक्ति ने बोला, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। रिद्धि ने बोला, ऐसे नहीं, तुम पुलिस को फ़ोन करो और अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल करो, नहीं तो आज तुम्हारा मरना तय है। या तो कानून तुम्हें सजा देगा या तो मैं खुद तुम्हें सजा दूंगी। शक्ति बहुत डर चुका था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था यह रिद्धि नहीं, उसकी पहली पत्नी आंचल है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। शक्ति ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। पुलिस आ चुकी थी। शक्ति ने पुलिस के सामने अपना सारा गुनाह कबूल किया, जिसका पुलिस वालों ने अच्छे से वीडियो बना लिया। शक्ति ने बोला, आज से 2 साल पहले मैं चीन में जॉब कर रहा था, वहीं पर मेरी मुलाकात आंचल से हुई थी। आंचल भी उसी कंपनी में जॉब करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में गुजर चुके थे, इसलिए वह भारत में अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा के लिए चीन में शिफ्ट हो गई थी। उसके पास बहुत पैसे थे। मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और उससे शादी कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था आंचल का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और फिर एक दिन मौका पाकर मैंने उसे एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था और उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी। पुलिस वालों ने काफ़ी जांच पड़ताल की, लेकिन वह नहीं मिली और उसे गुमशुदा मान लिया गया। 1 साल तक जब वह नहीं मिली तो पुलिस वालों ने उसे मृत मान लिया और उसे किसी हादसे का शिकार मान लिया। उसका सारा पैसा मेरे पास आ चुका था और फिर उसके कुछ दिनों बाद मैं हमेशा के लिए भारत वापस आ गया। कोई भी आंचल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सिर्फ मैं और आंचल ही जानते थे कि हमने शादी कर ली है। मैंने अपने माँ बाप को भी आंचल के बारे में कभी नहीं बताया था। आंचल के सारे पैसे मेरे पास आ चुके थे और मुझे पता था कि मेरा गुनाह कभी भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं कभी भी वापस चीन नहीं जाने वाला। लेकिन पता नहीं कैसे यह रिद्धि के शरीर में आ गई है, जबकि इसकी मृत्यु तो चीन में हुई थी। मैंने खुद इसे मारा था। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने आंचल की हत्या की थी पैसों के लिए। शक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया और लेकर चले गए।
रिद्धि के सास ससुर बहुत सुकून महसूस कर रहे थे कि उनकी बेटी दामन एक गलत आदमी के पल्ले पड़ने से बच गई, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत डर लग रहा था कि रिद्धि को क्या हो गया है। जिस आंचल से वह कभी मिली ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, जो इस देश में भी नहीं मरी थी बल्कि दूसरे देश में उसकी मृत्यु हुई थी, उसकी आत्मा रिद्धि के शरीर में कैसे प्रवेश कर गई है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सबको लग रहा था कि शक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब आंचल खुद ब खुद रिद्धि का शरीर छोड़कर चली जाएगी और उनके घर में वापस से सुख शांति आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शक्ति को जब पुलिस लेकर चली गई, उसके बाद कुछ देर तक रिद्धि बेहोश हो गई थी और जब वह होश में आई तब भी वह आंचल के ही रूप में थी। घर में सब लोग बहुत डर गए। व्योम आंचल से बोल रहा था, आंचल, तुम्हें इंसाफ मिल गया ना? तुम्हारा गुनहगार सलाखों के पीछे है। अब तो मेरी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन आंचल बोल रही थी, बहुत दिनों के बाद मुझे परिवार मिला है। मैं तो बिल्कुल अकेली थी और अकेली ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन जब से मैं रिद्धि के शरीर में आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक अच्छा परिवार मिल गया है, माँ बाप मिल गए हैं, छोटी बहन मिल गई है और सबसे बड़ी बात, पति का प्यार मिल गया है। यह परिवार तो मैंने कभी पाया ही नहीं था और इस सुख के बिना ही मैं मर गई थी। लेकिन अब मैं रिद्धि का शरीर कभी नहीं छोड़ने वाली। मुझे यह परिवार चाहिए, मुझे माँ बाप, बहन, पति सब चाहिए और यह सब कुछ मुझे रिद्धि के शरीर में रहने पर ही मिलेगा। मुझे यह सुख कभी नहीं मिला, लेकिन देखो ना, मरने के बाद मुझे यह परिवार मिल गया, तो मैं इतनी आसानी से इसे कैसे छोड़ दूँ? तुम लोगों के लिए अच्छा यही है कि मुझे कबूल कर लो। शरीर रिद्धि का रहेगा लेकिन आत्मा मेरी रहेगी। तुम लोग भी खुश और मैं भी खुश। सब लोग हैरान हो गए कि यह रिद्धि कैसी बातें करने लगी। बीच बीच में रिद्धि होश में आती थी और अपने असली रूप में बातें करती थी, लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में आंचल की आत्मा उसकी आत्मा पर हावी हो जाती थी और रिद्धि फिर से आंचल बन जाती थी। सब लोग परेशान हो गए थे और सबको बहुत डर भी लग रहा था। रिद्धि जब आंचल के रूप में होती थी तो वह साफ साफ बोलती थी, या तो मुझे कबूल कर लो, नहीं तो मैं रिद्धि की जान ले लूँगी, क्योंकि मुझे यह परिवार चाहिए, परिवार का प्यार चाहिए, पति का प्यार चाहिए। मैं रिद्धि का शरीर कभी भी नहीं छोड़ने वाली। व्योम बहुत परेशान हो गया था कि इतना अच्छा खासा उसका घर संसार चल रहा था, एकाएक यह सब कुछ क्या हो गया? इतनी दूर से भला आंचल रिद्धि के शरीर में कैसे आ सकती है, जबकि दुनिया में इतने सारे लोग मौजूद हैं। अब तो बात हद से ज़्यादा गुजर चुकी थी। रिद्धि के माँ बाप भी आ चुके थे, लेकिन आंचल किसी के काबू में नहीं आ रही थी और सबको समझ में आ रहा था कि अगर आंचल की बात नहीं मानी गई तो वह रिद्धि की जान ले लेगी और उसके बाद पता नहीं वह क्या करेगी, क्योंकि वह कोई इंसान तो है नहीं बल्कि एक आत्मा है जो कुछ भी कर सकती है। रिद्धि के माँ बाप ने शहर के सबसे बड़े तंत्राचार्य से संपर्क किया और वह उन्हें लेकर घर आ चुके थे। उन्हें देखते ही आंचल उनके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह आदमी उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने पास से कोई भस्म निकालकर रिद्धि के ऊपर फेंका तो वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर यह जानने की कोशिश की कि रिद्धि को क्या हो गया है, और फिर उन्हें जो कुछ समझ में आया वह हैरान हो गए और बोले, अगर रिद्धि को बचाना है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आंचल की आत्मा एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हो चुकी है जिसे मैं रिद्धि के शरीर से नहीं निकाल सकता, सिर्फ ईश्वर ही निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी शक्तिशाली आत्मा, वह भी इतनी दूर से, इसके शरीर में कैसे प्रवेश कर गई, जिसकी मृत्यु इस देश में ही नहीं हुई। उसके बाद तंत्राचार्य जी ने पूछा कि जब से रिद्धि के साथ यह सब कुछ हुआ है वह कहाँ कहाँ आई गई है, क्योंकि इतनी शक्तिशाली आत्मा इतनी आसानी से, इतनी बुरी तरह से इसका शरीर नहीं जकड़ सकती। जरूर इसने कुछ गड़बड़ किया है और आत्मा बुरी तरह से इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, जो कि साधारण तरीके से नहीं कर सकती। परिवार में सब लोगों ने बोला, लेकिन रिद्धि तो कहीं पर भी नहीं गई, रिद्धि तो पूरा वक्त घर में ही थी। तंत्राचार्य ने बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, रिद्धि के शरीर के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से यह आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई है। वह भी बहुत अच्छे तरीके से। कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा हुआ है
जो आप लोगों को ध्यान में नहीं है। दिमाग पर जोर डालो और मुझे सोच कर बताओ कि क्या हुआ है, तभी मैं इसका कोई उपाय बता पाऊँगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रिद्धि तो पूरा वक्त घर पर ही थी कि एकाएक दामन बोल उठी, नहीं नहीं, रिद्धि भाभी और मैं ब्यूटी पार्लर गए थे तैयार होने के लिए। मुझे अच्छे से याद है, हम ब्यूटी पार्लर गए थे और वहाँ से आने के बाद से ही रिद्धि भाभी का यह हाल है। तंत्राचार्य ने बोला, तुम लोगों ने ब्यूटी पार्लर में क्या करवाया था? और दामन ने जब बताया कि रिद्धि ने ब्यूटी पार्लर में क्या करवाया था, तो तंत्राचार्य जी को समझते देर नहीं लगी कि कैसे वह आत्मा रिद्धि के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और अब उसे निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उन्होंने बोल दिया, यह तो बहुत मुश्किल हो गया। रिद्धि ने तो खुद उस आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करवा लिया है, खुद अपना शरीर दे दिया उसे रहने के लिए। अब वह इतनी आसानी से इसका शरीर नहीं छोड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वह ईश्वर की शक्ति है और वह सब कुछ कर सकता है। मेरे हाथ में तो नहीं है रिद्धि का इलाज करना, लेकिन मैं बताऊंगा कि रिद्धि कैसे ठीक होगी और कैसे आंचल की आत्मा से इसे मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। जल्द ही इस कहानी का अगला भाग आएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि दामन का होने वाला मंगेतर शक्ति ने अपनी पहली पत्नी आंचल का मर्डर किया था और जिसे उसने कबूल कर लिया, क्योंकि आंचल की आत्मा दामन की भाभी रिद्धि के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जिससे दूर दूर तक रिद्धि का कोई लेना देना नहीं था और ना ही जिसे कोई जानता था, उसकी आत्मा आखिर रिद्धि के शरीर में कैसे प्रवेश कर गई थी। और अब आंचल की आत्मा रिद्धि के शरीर से निकलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे परिवार और पति का प्यार मिल रहा था, जिससे पूरा परिवार काफ़ी परेशान हो चुका था। और इस समस्या के समाधान के लिए शहर के सबसे बड़े तंत्राचार्य को बुलाया गया था। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। तंत्राचार्य को जब दामन ने बताया कि हम लोग ब्यूटी पार्लर गए थे, उसके बाद से ही रिद्धि भाभी का यह हाल है, तो तंत्राचार्य ने पूछा कि ब्यूटी पार्लर में तुम लोगों ने क्या करवाया था। इस पर दामन ने जो जवाब दिया सुनकर तंत्राचार्य को समझ में आ गया कि कैसे इतनी बुरी तरह से रिद्धि के शरीर को आंचल की आत्मा ने जकड़ लिया है और उस पर हावी हो गई है, क्योंकि रिद्धि ने खुद उसे अपने शरीर में प्रवेश होने का रास्ता दिया है और ऐसा रास्ता प्रदान किया है कि वह आसानी से रिद्धि के शरीर में समा गई है। दामन ने बोला, मैंने तो नॉर्मल सा हेयर कट और मेकअप करवाया था, लेकिन रिद्धि भाभी के बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे थे, जिसकी वजह से वह काफ़ी पतले हो गए थे और अच्छे नहीं दिख रहे थे। इसलिए उस दिन रिद्धि भाभी ने पार्लर में अपना हेयर एक्सटेंशन करवाया था। अब तंत्राचार्य जी को समझते देर नहीं लगी कि हेयर एक्सटेंशन की वजह से ही यह सब कुछ हुआ है। तंत्राचार्य जी ने रिद्धि के हेयर एक्सटेंशन वाले बालों को छू कर देखा तो उन्हें बहुत आसानी से समझ में आ गया कि यह हेयर एक्सटेंशन के बाल ही रिद्धि की तबाही के कारण हैं, क्योंकि बाल बहुत ही संवेदनशील चीज़ होती है और बालों के जरिए आत्माएं आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। और यहाँ तो रिद्धि ने खुद ही आंचल की आत्मा को रास्ता दे दिया था। तंत्राचार्य जी को समझते देर नहीं लगी कि हेयर एक्सटेंशन में इस्तेमाल किए गए नकली बाल आंचल के बालों से बनाए गए हैं, क्योंकि वह एक्सटेंशन आंचल के बालों से बने हुए हैं। तो जैसे ही वह एक्सटेंशन रिद्धि ने अपने बालों में फिट करवाया, आंचल की आत्मा को खुद ब खुद एक रास्ता मिल गया और वह बहुत आसानी से रिद्धि के शरीर में प्रवेश कर गई। बल्कि तंत्राचार्य जी को यह भी समझते देर नहीं लगी कि हेयर एक्सटेंशन बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए बाल आंचल के जीवित रहते नहीं निकले हैं, बल्कि उसके मृत शरीर पर से उन बालों को निकालकर उनसे यह एक्सटेंशन बनाया गया है। इसलिए उन बालों पर आंचल की आत्मा बुरी तरह से समाई हुई थी, क्योंकि उसका कोई अंतिम संस्कार तो हुआ नहीं होगा और शायद वह हेयर एक्सटेंशन भी चीन में ही बना होगा और सप्लाई के दौरान यहाँ आ गया होगा और दुर्भाग्यवश
वह एक्सटेंशन उसी पार्लर में था जहां रिद्धि ने अपना हेयर एक्सटेंशन करवाया था। इसीलिए आंचल की आत्मा ने रिद्धि के शरीर को बुरी तरह से जकड़ लिया था। जब तंत्राचार्य जी ने पूरे परिवार को यह कारण बताया कि कैसे इतनी दूर से आंचल की आत्मा रिद्धि के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और उसका कारण क्या था, सबके होश उड़ गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि छोटी सी वजह से इतना बड़ा कांड हो जाएगा, क्योंकि यह तो बहुत सामान्य सी बात है। आजकल बहुत सी महिलाएं हेयर एक्सटेंशन करवाती हैं, पर ऐसा कुछ हो जाएगा या तो किसी ने भी सोचा नहीं था। अब तो व्योम ने तंत्राचार्य जी से बोला, गुरुजी आप ही अब कोई उपाय बताइए, मैं कैसे रिद्धि को आंचल की आत्मा से मुक्त करवाऊं, क्योंकि रिद्धि तो अब किसी के काबू में नहीं है। आंचल की आत्मा किसी भी कीमत पर उसका शरीर छोड़ने को तैयार नहीं है। तंत्राचार्य जी ने बोला, देखो या किसी ने जादू टोना करके रिद्धि को काबू में नहीं किया है, बल्कि रिद्धि ने खुद अपना शरीर एक दुखी आत्मा को प्रदान किया है और वह आत्मा रिद्धि के शरीर में आकर शांति का अनुभव कर रही है। उसे वह सुख मिल रहा है जो उसे कभी नहीं मिला था, इसलिए वह इतनी आसानी से रिद्धि के शरीर को नहीं छोड़ेगी। अब रिद्धि के शरीर को आंचल की आत्मा से मुक्त करवाना मेरे बस की बात नहीं है। यह सुनकर व्योम, दामन और रिद्धि के सास ससुर और माँ बाप सब बहुत परेशान हो गए और बोले, आपके बस की बात नहीं है तो हम क्या करें, आप ही कुछ उपाय बताइए। तंत्राचार्य जी ने बोला, देखो अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ वही रास्ता दिखा सकता हूँ जो मुझे सही लग रहा है। व्योम ने बोला, गुरुजी आप बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं रिद्धि को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि आंचल की आत्मा ने साफ साफ कह दिया था कि वह किसी भी कीमत पर रिद्धि के शरीर को नहीं छोड़ेगी, और अगर उसे ज़बरदस्ती शरीर से निकालने की कोशिश की गई तो वह रिद्धि की जान ले लेगी, और अगर जल्द से जल्द रिद्धि के शरीर को आंचल की आत्मा से मुक्त नहीं करवाया गया तो रिद्धि की जान खुद ब खुद चली जाएगी, क्योंकि एक शरीर दो दो आत्माओं का भार नहीं सहन कर सकता और यह एक सामान्य बात नहीं होती, बल्कि इस ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ होती है। तंत्राचार्य जी ने बोला, देखो मुझे जो भी समझ में आ रहा है इस समस्या के समाधान के लिए वह मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मेरे ख्याल से तुम लोग रिद्धि को लेकर तिरुपति बालाजी चले जाओ और वहाँ जाकर रिद्धि के बालों का चढ़ावा चढ़ाओ। ईश्वर बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है जब रिद्धि के सिर से वह शापित बाल निकल जाएंगे तो खुद ब खुद आंचल की आत्मा रिद्धि के शरीर से निकल जाएगी। लेकिन आंचल की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी है, इसलिए हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिद्धि के बाल चढ़ाने के बाद तुम थोड़े बाल लेकर वहाँ से बालाजी सरकार के पास चले जाना और वहाँ बालाजी सरकार से विनती करना कि रिद्धि के शरीर पर जो भी आंचल की आत्मा आ गई है उसे वह मुक्ति प्रदान करें। मुझे पूरा यकीन है कि तिरुपति बालाजी और बालाजी सरकार की शक्ति के सामने आंचल की आत्मा कुछ नहीं कर सकती। उसे रिद्धि का शरीर छोड़कर जाना ही पड़ेगा और साथ ही साथ उसे मुक्ति भी मिल जाएगी, जो कि आज तक भटक रही है। और हाँ, उसके बाद तुम लोग उन बालों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से कर देना ताकि आंचल की आत्मा को शांति मिल सके। मुझे पूरा यकीन है ऐसा करने से आंचल की आत्मा मुक्त हो जाएगी और रिद्धि ठीक हो जाएगी। व्योम ने बोला, ठीक है गुरुजी, आपने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन रिद्धि तो हमारे काबू में ही नहीं है, हम उसे लेकर कैसे जाएंगे। तंत्राचार्य जी ने कहा, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं एक लॉकेट रिद्धि के गले में डाल रहा हूँ। जब तक यह लॉकेट रिद्धि के गले में रहेगा आंचल रिद्धि के ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, यह मत समझना कि रिद्धि उससे मुक्त हो गई है, उसे मुक्त केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। व्योम और उसके घर वालों ने गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कहा और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर रिद्धि को लेकर तिरुपति बालाजी और बालाजी सरकार के लिए निकल पड़े। और जैसा जैसा उन्होंने कहा था
वैसा वैसा सब उन लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ किया और सच में रिद्धि धीरे धीरे ठीक हो रही थी। आखिर में व्योम ने आंचल के बालों का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया और आंचल की आत्मा को मुक्ति मिल गई। रिद्धि आंचल की आत्मा से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी, क्योंकि ईश्वर ने अपना चमत्कार दिखा दिया था और साथ ही साथ आंचल की आत्मा भी सुकून के साथ अपनी दुनिया में जा चुकी थी। व्योम और उसका पूरा परिवार रिद्धि को सही सलामत लेकर अपने घर वापस आ चुका था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था एक छोटे से हेयर एक्सटेंशन की वजह से ऐसा भी हो सकता है। व्योम और उसके घर वाले एक तरफ तो बहुत दुखी थे कि उनकी बहू रिद्धि के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस बात का सुकून भी था कि अगर यह सब कुछ नहीं होता तो उनकी बेटी दामन एक गलत लड़के के साथ ब्याह दी जाती, जिसने अपनी पहली पत्नी का पैसों के लिए कत्ल किया था। क्या पता वह दामन को भी पैसों के लिए मार डालता। दामन उसके चंगुल में फंसने से बच चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ रिद्धि और आंचल की वजह से। लेकिन हाँ, इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद रिद्धि और उसके घर वालों ने कान पकड़ लिए थे कि कुछ भी नया 1000 बार सोच समझकर करेंगे, खास करके किसी बाहरी चीज़ को अपने शरीर में जगह देने से पहले, क्योंकि आंचल की मृत्यु भारत में नहीं चीन में हुई थी और रिद्धि वहाँ से बहुत दूर भारत में उसका शिकार हुई थी, जो कि एक अविश्वसनीय बात थी, लेकिन ऐसा हुआ था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।